क्या आप अब जानते हैं, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाए तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो, बिना किसी अपील, बिना किसी परमिशन के। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 32 और 226 के जरिए, जिसे हम कहते हैं रिट जुरिस्डिक्शन। चलिए समझते हैं रिट का मतलब क्या होता है। रिट इज अ रिटन ऑर्डर इश्यूड बाय अ कोर्ट। सिंपल शब्दों में, रिट एक लिखित आदेश होता है जो कोर्ट तब जारी करती है जब किसी सिटीजन के राइट्स वायलेट हो जाएं। कोर्ट अपनी रिट पावर का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटी को या तो कुछ करने का आदेश दे सकती है या कुछ गलत करने से रोक सकती है। यानी रिट एक शील्ड की तरह है जो नागरिक को प्रोटेक्ट करता है जब सिस्टम अनफेयर या अनजस्ट हो जाए। अब बात करते हैं रिट के कॉन्सेप्ट की। रिट का कॉन्सेप्ट इंडिया ने इंग्लिश लॉ से अडॉप्ट किया है। पहले सिर्फ कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट्स के पास ही ये पावर्स थी सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्ट करने की। लेकिन 1949 के बाद और फिर आर्टिकल 226 के जरिए सारे हाई कोर्ट्स को भी ये एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर दे दी गई ताकि वो सिटीजन्स के राइट्स को इलीगल स्टेट एक्शन से प्रोटेक्ट कर सके। आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स दोनों के पास ये एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर है टू इंश्योर दैट नो अथॉरिटी मिसयूजेस इट्स पावर एंड एवरी सिटीजन गेट्स जस्टिस। अब जब हमने ये समझ लिया कि रिट क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट सवाल उठता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रिट्स इशू करते हैं, पर क्या उनके पावर सेम है? द आंसर इज नो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की रिट ज्यूरिसडिक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है, और इन डिफरेंसेस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही बताता है कि कब, कहां और कैसे आप अपने राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट जा सकते हो। सबसे पहला डिफरेंस है स्कोप ऑफ राइट्स। सुप्रीम कोर्ट को पास रिट इशू करने की पावर आर्टिकल 32 में दी गई है, जबकि हाई कोर्ट के पास ये पावर आर्टिकल 226 में। लेकिन दोनों के स्कोप में एक बड़ा फर्क है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए रिट इशू कर सकता है, वहीं हाई कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही नहीं, बल्कि फॉर एनी अदर पर्पस यानी लीगल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए भी रिट इशू कर सकता है। इसका मतलब, अगर आपका कोई लीगल राइट वायोलेट हुआ है लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं है, तो भी आप हाई कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 226 के अंडर। उदाहरण के लिए, अगर किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी वायलेट हुआ हो तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकता है। लेकिन अगर किसी का कॉन्ट्रैक्चुअल या लीगल राइट वायलेट हुआ हो, मान लीजिए किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी 1 साल तक डिले हो गई है, तो ये फंडामेंटल राइट का इशू नहीं बल्कि लीगल राइट का वायलेशन है। ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, बल्कि हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंदर एक पिटिशन फाइल कर सकता है ताकि कोर्ट गवर्नमेंट को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने का ऑर्डर दे। तो इस पहले पॉइंट का कंक्लूजन ये रहे, सुप्रीम कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन नैरोअर है और हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन वाइडर। यानी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए, लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल और लीगल राइट्स दोनों के लिए अवेलेबल है। दूसरा डिफरेंस है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो पूरे भारत में रिट इशू कर सकता है, यानी किसी भी सिटीजन के राइट्स के वायोलेशन के केस में, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो या चेन्नई, सुप्रीम कोर्ट हर जगह काम कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट की पावर थोड़ी लिमिटेड है। वो रिट सिर्फ उन लोगों, अथॉरिटीज या गवर्नमेंट्स के खिलाफ इशू कर सकती है जो उसके टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, अगर अथॉरिटी किसी और स्टेट में हो तो भी हाई कोर्ट रिट इशू कर सकती है, लेकिन तभी जब कॉज ऑफ एक्शन उसके टेरिटरी के अंदर अराइज हुआ हो, यानी केस का मेन ग्राउंड या इवेंट उस हाई कोर्ट के स्टेट में हुआ हो, तभी हाई कोर्ट के पास पावर है रिट इशू करने की। और तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग डिफरेंस है नेचर ऑफ रेमेडी। आर्टिकल 32 के तहत रिट जुरिस्डिक्शन लेना खुद एक फंडामेंटल राइट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकता अगर किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ हो। कोर्ट को उस केस को सुनना ही पड़ेगा, ये गारंटीड है। लेकिन आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन डिस्क्रिशनरी है, यानी हाई कोर्ट डिसाइड कर सकती है केस सुनना है या रिजेक्ट करना है, चाहे फंडामेंटल राइट हो या लीगल राइट हो। यही वजह है कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने कहा था, आर्टिकल 32 इज द वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये सिर्फ एक लीगल पावर नहीं है, बल्कि एक गारंटी है कि आपके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा जरूर होगी। यानी अगर आपकी राइट्स वायलेट होते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको एक स्ट्रॉन्ग टूल दिया है
सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली पिटीशन फाइल करने का अधिकार। यही है लोकतंत्र की असली ताकत और सिटीजन्स के लिए एक अल्टीमेट शील्ड। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स का डिफेंडर और गारंटर कहा जाता है। अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल की, जो है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस पॉल मनिकम 2003 केस से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 32 के अंडर डायरेक्टली पिटिशन फाइल करने से पहले पिटिशनर को एक्सप्लेन करना जरूरी है कि हाई कोर्ट क्यों नहीं अप्रोच किया। इसके 3 पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट, आपको बताना होगा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, यानी कोई वैलिड रीजन होना चाहिए कि आप वहां पहले क्यों नहीं गए। सेकंड, कि हाई कोर्ट को अप्रोच नहीं किया जा सकता था, जैसे अर्जेंट केस हो या टाइम की कमी हो। थर्ड, कि हाई कोर्ट जाने से फायदा नहीं होता, मतलब वहां से क्विक रिलीफ मिलना मुश्किल हो। सिंपल शब्दों में कोर्ट का कहना है हाई कोर्ट को स्किप करने का रीजन देना जरूरी है, तभी आप सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली आर्टिकल 32 के अंडर आ सकते हो। अब चलिए एक नजर डालते हैं उन 5 रिट्स पर जो सिटीजन को मिलती है फ्रीडम के रक्षक के रूप में, और जो कोर्ट को बनाते हैं गार्डियन ऑफ जस्टिस। ये रिट्स आपकी फ्रीडम और जस्टिस को प्रोटेक्ट करती है और इंश्योर करती है कि कोई अथॉरिटी आपके राइट्स का मिसयूज ना करे। चलिए समझते हैं 5 इंपॉर्टेंट रिट्स। हेबियस कॉर्पस, माइंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्ट्योररी और क्वो वारंटो, जो आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और कोर्ट्स को बनाते हैं गार्डियन ऑफ जस्टिस। हेबियस कॉर्पस एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। ये रिट तब इशू होती है जब किसी व्यक्ति को इलीगली डिटेन किया गया हो। कोर्ट ऑर्डर करती है उस व्यक्ति को मेरे सामने पेश करो। फिर कोर्ट चेक करती है क्या डिटेंशन लीगल है या इलीगल। अगर डिटेंशन इलीगल है तो कोर्ट तुरंत ऑर्डर देती है कि उस व्यक्ति को रिलीज किया जाए। सोचिए, अगर पुलिस किसी आदमी को बिना किसी वजह के जेल में डाल दे, ना कोई वारंट हो ना लीगल जस्टिफिकेशन, तो क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में हेबियस कॉर्पस रिट फाइल की जा सकती है। इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस द बॉडी बिफोर द कोर्ट। कोर्ट फिर ऑर्डर करती है उस व्यक्ति को मेरे सामने पेश करो और देखती है कि डिटेंशन लीगल था या इलीगल। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बर्डन ऑफ प्रूफ डिटेनर पर होता है, यानी जिसने डिटेंशन किया है वो कोर्ट के सामने जस्टिफाई करेगा कि अरेस्ट या कन्फाइनमेंट लीगल ग्राउंड्स पर हुआ है। अगर कोर्ट को लगता है कि डिटेंशन इलीगल है तो वो तुरंत रिलीज का ऑर्डर देती है। और ध्यान रखिए, ये पिटीशन खुद डिटेन पर्सन फाइल कर सकता है या उसके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या वेल विशर्स भी उसके बिहाफ में फाइल कर सकते हैं। इन शॉर्ट, हेबियस कॉर्पस इज दैट पावरफुल रिट जो इंश्योर करती है कि किसी भी व्यक्ति की फ्रीडम बिना लीगल रीजन के छीनी ना जाए। हेबियस कॉर्पस एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है जो पर्सनल लिबर्टी प्रोटेक्ट करता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में ये रिट इशू नहीं होता। चलिए समझते हैं। फर्स्ट, अगर किसी पर्सन की डिटेंशन लॉफुल है तो हेबियस कॉर्पस नहीं मिलेगा। सेकंड, अगर डिटेंशन कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट या कॉन्टेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर के लिए है तो हेबियस कॉर्पस अप्लाई नहीं होगा। कॉन्टेम्प्ट पनिशमेंट्स अपने आप में वैलिड होती है। थर्ड, अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिटेंशन ऑर्डर पास किया है तो हेबियस कॉर्पस का रेमेडी अवेलेबल नहीं होता। फोर्थ, अगर डिटेन्ड पर्सन कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बाहर है तो रिट इशू नहीं होता। कोर्ट अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बाहर इंटरफियर नहीं करता। मंदेमस का मतलब होता है वी कमांड। जब कोई पब्लिक ऑफिशियल अपनी ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करता या इंटेंशनली रिफ्यूज करता है तो कोर्ट एक कमांड इशू करती है उस ऑफिशियल को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए मजबूर करने के लिए। ये रिट इंश्योर करती है कि कोई अथॉरिटी अपनी लीगल ड्यूटी से भाग नहीं सकती। सोचिए, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर पेंशन रिलीज नहीं करता या म्यूनिसिपैलिटी सफाई और रोड मेंटेनेंस का काम इग्नोर करती है तो सिटीजन मांडमस के जरिए कोर्ट से कह सकता है कोर्ट उन्हें अपनी ड्यूटी करने का ऑर्डर दे। इस रिट का पर्पस है पब्लिक अथॉरिटी को अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने पर मजबूर करना। इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैंडेमस कोई नई ड्यूटी क्रिएट नहीं करती बल्कि सिर्फ एग्जिस्टिंग ड्यूटी को इन्फोर्स करती है। यानी अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल अपनी लीगल ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा तो कोर्ट उससे ऑर्डर करती है गो एंड डू योर ड्यूटी। लेकिन ध्यान रखिए, ये रिट प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ नहीं होती।
मैंडेमस सिर्फ उनके खिलाफ इशू होती है जो पब्लिक अथॉरिटी की पोजीशन में है और जिनके ऊपर लॉ ने पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने की जिम्मेदारी दी है। सर्टियोरारी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड। ये रिट हायर कोर्ट इशू करती है लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल को, या तो केस अपने पास ट्रांसफर करने के लिए या उनके इलीगल ऑर्डर को क्वॉश करने के लिए। बेसिकली ये रिट एक रिव्यू के लिए होती है। यानी while issuing a writ of certiorari, कोर्ट अपनी सुपरवाइजरी कैपेसिटी में एक्ट करती है, ना कि एज एन एपेलेट कोर्ट। सर्टियोरारी तब इशू होती है जब लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल अपने ज्यूरिस्डिक्शन से बाहर काम करे, या ज्यूरिस्डिक्शन ही ना हो, या वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस हो। इसलिए कहा जाता है सर्टियोरारी रिट प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी। यानी ये गलत काम होने से पहले भी रोकती है, और अगर हो रहा हो तो उसे कैंसिल भी कर देती है। यह रिट आमतौर पर जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अधिकारियों के खिलाफ जारी की जाती है, लेकिन 1991 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यह एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के खिलाफ भी जारी की जा सकती है, जब उनके किसी कार्य से किसी नागरिक के अधिकारों पर प्रभाव पड़ता हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, सर्टियोरारी रिट लेजिस्लेटिव बॉडीज के खिलाफ इश्यू नहीं होती, और न ही प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ। सरल उदाहरण, अगर कोई ट्राइब्यूनल बिना फेयर हियरिंग दिए किसी व्यक्ति के राइट्स वॉयलेट करे, तो हाई कोर्ट उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकती है थ्रू सर्टियोरारी। इस रिट का मेन पर्पस है इंश्योर करना कि लोअर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स अपनी लीगल लिमिट्स के अंदर ही काम करें और जस्टिस फेयर हियरिंग को वॉयलेट ना करे। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, यानी रोकना। जब कोई लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल अपनी पावर के बाहर जाकर कोई केस सुन रहा हो, तब हायर कोर्ट कहती है रुको, यू आर एक्सीडिंग योर ज्यूरिस्डिक्शन। ये रिट लोअर कोर्ट को इलीगल प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करने से रोक देती है। इसका मेन पर्पस है गलती होने से पहले ही उसे स्टॉप कर देना। यानी प्रोहिबिशन काम करती है प्रिवेंटिव रिट के रूप में। एक इंपॉर्टेंट बात, प्रोहिबिशन रिट सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के खिलाफ ही इशू होती है। ये रिट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज, प्राइवेट या प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ इशू नहीं होती। वरंतो एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी। ये रिट तब इशू होती है जब कोई व्यक्ति पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है बिना लीगल क्वालिफिकेशन के। कोर्ट पूछती है तुम इस पद पर किस अधिकार से हो। ये रिट रोकती है इलीगल यूजरपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिसेज और इंश्योर करती है कि सिर्फ लीगली क्वालिफाइड व्यक्ति ही पब्लिक ऑफिस में रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कॉलेज वाइस चांसलर को अपॉइंट किया गया है और वो व्यक्ति रिक्वायर्ड लीगल क्वालिफिकेशंस फुलफिल नहीं करता, तो कोई भी सिटीजन क्वो वारंटो फाइल करके उस अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर सकता है। कोर्ट फिर डिसाइड करेगी क्या वो व्यक्ति लीगली एलिजिबल है या नहीं, और अगर नहीं तो अपॉइंटमेंट कैंसिल किया जा सकता है। इस रिट का सबसे खास पहलू यह है, क्वो वारंटो फाइल करने के लिए एग्रीव्ड पर्सन होना जरूरी नहीं। कोई भी इंटरेस्टेड सिटीजन ये रिट फाइल कर सकता है, क्योंकि इसका पर्पस है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना। तो दोस्तों, ये थे कॉन्स्टिट्यूशन के 5 पावरफुल रिट्स, जिनके जरिए कोर्ट्स इंश्योर करते हैं कि जस्टिस सिर्फ लिखा हुआ शब्द नहीं, बल्कि जीती जागती रियलिटी हो। ये रिट्स प्रोटेक्ट करती है हमारे फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ लॉ और सबसे इंपॉर्टेंट, द डिग्निटी ऑफ एवरी सिटीजन। यही वजह है कि ये रिट्स हर सिटीजन के लिए शील्ड और गारंटी का काम करती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं हूं धनंजय और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक स्टे अवेयर, स्टे लीगली एम्पावर्ड।